हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि पार्ट 13 में हमने जो है इवैल्यूएशन सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर किया। हमने समझा कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपसे बात करूंगी इवैल्यूएशन सिस्टम पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन हैं, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इससे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। तो उन क्वेश्चंस को करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है, और उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप पार्ट 13 और पार्ट 14 ये दोनों ही आप कवर कीजिएगा, तब आपका इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक लगा दिया है मैंने, आप वहां से पार्ट 13 देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट ये जो सेशन है। सो देखिए यहाँ पर करने वाले हम क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है। अ टीचर intends to find out the learning difficulties of a student, which of the following test can be used। अच्छा, लर्निंग में कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, यानी कि सिखाते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब चीजों में जहां मिस्टेक है उसमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है और आपके पास ऑप्शन है समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो देखिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं ना। अगर कभी हेल्थ में कोई इश्यू आता है तो ब्लड सैंपल लेकर के जाते हैं, या ब्लड सैंपल वो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले होते हैं हमारी बॉडी में से लेते हैं और उसको चेक करते हैं, फिर हमें बताते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है। तो फाइंड आउट दी कि प्रॉब्लम क्या है और उसका रीजन क्या हो सकता है वो बता दे। तो दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद नोटिंग आउट द रीजन फॉर द स्टूडेंट, जिसमें जहां पर लर्निंग में जो डिफिकल्टीज आ रही है उसको बताने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द आंसर। सो अभी हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता, अ कॉलेज टीचर कंडक्ट क्विज। ओके, क्विज हो रहा है, क्विज सेशन विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द टेम्पो ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन, जिससे कि बच्चे जो है क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। दिस विल फॉर्म द पार्ट विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे क्विजेस होते हैं, बच्चे मोटिवेट हो, ठीक है, वो किस टाइप का इवैल्यूएशन होता है, वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अगर अभी भी आपने नोट डाउन नहीं किया तो कर लीजिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछना कि कोई टॉपिक मैंने आपसे को समझाया, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस टाइप का जो सेशन होता है वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें कोई प्रॉपर हमें डेटा नहीं बनाना पड़ता, कोई फाइल नहीं मैनेज करनी पड़ती कि बच्चे के इतने मार्क्स आए और ऐसा वैसा। ये जस्ट एक कम्युनिकेशन समझ लीजिए होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट करने, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं लर्निंग में, तो इसके लिए होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अवर थर्ड क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड ऑफ असेसमेंट, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कौन सा असेसमेंट का मॉड है दैट पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम, जहां पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्टिमम हो जाए, यानी कि बच्चा खुद से सोचे कि नहीं मुझे करना है। ठीक है, इंट्रिंसिक अपने मन से, उसके मन से इच्छा जाहिर हो कि नहीं मुझे करना है, मोटिवेट हो जाए, तो वो कौन सा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंप्यूटर टेस्टिंग, समेटिव और नॉर्म डिफरेंस। देखिए, बच्चा खुद से कब प्रयास करेगा, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता रहेगा उस टाइम पे बच्चा खुद ट्राई करता है। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट वहां पे खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है ना क्लास में कि जब टीचर काफी सारे बच्चे हैं क्लास में और वहां पर क्वेश्चन करता है तो हर बच्चा ट्राई करता है कि नहीं मैं इसका आंसर दूं। सो कभी हैंड रेस करते हैं बच्चे और कभी फटाक से बोल देते हैं आंसर, तो उनके अंदर ही मोटिवेशन आता है कि नहीं मैं बताऊं, मैं इसका आंसर दूं। सो उस तरह से आप इसको रिलेट कीजिए कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ पर आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है,
And this is our fourth question, which is the characteristics of formative evaluation. अच्छा, formative evaluation, let's revise. अपने mind में आप इसको revise करने की कोशिश कीजिए. जैसे क्या था, during the teaching learning process होता है, यहाँ पे हमको कोई proper data file वगैरह नहीं बनानी होती है. ये एक तरह का informal sessions की तरह होता है, informal quizzes टाइप के होते हैं, छोटे छोटे quizzes होते हैं, question होते हैं, test वगैरह होते हैं, वो होता है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चा मोटिवेट होता है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कोई फिक्स टाइम मतलब नहीं होगा कि जैसे कि आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है ना कि एट द एंड ऑफ द जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो तब होगा, तो ऐसा नहीं होता. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो जब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, क्लास जब शुरू होती है तभी से वो स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड ऑफ द क्लास वो चलता रहता है. एट द एंड ऑफ द सेशंस, जितने एक सेमेस्टर है तो पूरे सेमेस्टर, ड्यूरिंग दी सेमेस्टर चलता रहता है जब तक टीचिंग चलती है. सो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है इसको माइंड में एकदम अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए. देखिए हर एक चीज को, सबसे मेन बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में ये जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर चीजें याद तो करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझने वाली चीजों को छोड़ दीजिए. जितना ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल चीज को आप समझ सकते हैं, अपने ब्रेन में समझ करके उसको फीड करते हैं, वो ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेगा, ज्यादा क्लैरिटी रखेगा क्वेश्चन को देख करके. और मेन बात ये है कि याद, ऐसा नहीं है कि चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा. जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा. जब बार बार आप उसको पढ़ोगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड हो जाता है. सो बहुत जरूरी है कि पहले आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिखिए. ठीक है, अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में लिखिए. जैसे भी हो प्रॉपर नोट्स बनाइए अपनी लैंग्वेज में, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, शुरुआत में आपको 1 बार 2 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़ेगी. तभी आपका एग्जाम में आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे और इजीली आपका भी जेआरएफ आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. सो ये है आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स. और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन. इवैल्यूएशन अकर एट द टर्मिनल पॉइंट. अच्छा, ये किस में होता है? समेटिव में होता है. इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर द प्रोग्राम डिजाइन. ये कब होता है? जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके पहले जो टेस्ट होता है. ठीक है, तो ये उस टेस्ट की बात कर रहा है. इवैल्यूएशन रिलेटेड टू इंडिकेटिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग. लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग का जो आउटकम है उसको चेक किया जा रहा है. ओके, इवैल्यूएशन कंडक्ट ड्यूरिंग द टीचिंग. ड्यूरिंग द टीचिंग, ये ही तो आंसर होगा हमारा ना, हमने तो देखा अभी, कंडक्ट ड्यूरिंग द टीचिंग. So our fifth question, diagnostic evaluation ascertain. Diagnostic evaluation क्या होता है? अच्छा, डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि लर्निंग में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ये पता लगाया जाता है. सो क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ते हैं. स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, causes and remedies, persistent learning during the instruction, degree of achievement, instructional objective at the end, and learning program failure after instructions. So देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसके causes, remedies, persistence, learning during the instruction, ये होता है इसका आंसर. अब ये जानना चाहेंगे आप कैसे? देखिए इसका मेन जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लर्निंग प्रोग्रेस फेलियर आफ्टर इंस्ट्रक्शन. कोई इंस्ट्रक्शन दिया, अगर वो फेलियर हो गया तब डायग्नोस्टिक पे जाएंगे. नहीं, ये फॉर्मेटिव जैसे होता है ना, तो फॉर्मेटिव के और अंदर जाएं तो ये डायग्नोस्टिक होता है. ठीक है, तो कॉजेज एंड रेमेडीज, परसिस्टेंट लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. एंड नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन क्या पूछता है? From the list of evaluation, जो evaluation का list है, procedure given below, identify which will be called a formative evaluation. तो इन सभी लिस्ट में से हमें उन चीजों को चुनना है जो कि formative evaluation की characteristics को बताते हैं. एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को अवार्ड करता है, ग्रेड देता है आफ्टर ट्रांजैक्टेड कोर्स वर्क.
पूरा कोर्स वर्क जब खत्म हो जाए और तब जो अवार्ड मतलब कोई ग्रेड जैसे रिजल्ट बताया जाए, तो ये किसका पार्ट होता है, ये तो सबमिटिव का पार्ट होता है। सो अब देखिए ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ड्यूरिंग इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन हो रहा है विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम, द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। Yes, this is the characteristics of formative evaluation. यहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम के साथ साथ जब चीजें चल रही हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो करेक्टिव फीडबैक, हाँ बच्चे तुमने सही बताया या गलत बताया, रीइंफोर्समेंट वाली चीजें, सो बी जरूर जरूर होगा, तो बी हमारे दोनों में ही है। The teacher gives marks to the student on unit test. यूनिट टेस्ट ये हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा, बट हम देखेंगे कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसको चूज करेंगे। द टीचर क्लैरिफाइड डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। टीचर जो है क्लास में ही स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करता है, तो ये तो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा होगा। द ओवरऑल परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट रिपोर्टेड टू अ पेरेंट एट एवरी 3 मंथ ऑफ इंटरवल। तो हर 3 मंथ पे, मतलब एक फिक्स दायरा हो गया ना कि हर 3 मंथ पे बताया जाएगा, हर 3 मंथ में बच्चे की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाएगा। एक उसका जो है सेट ऑफ कोई रजिस्टर बनाएंगे, वहां उसके मार्क्स चढ़ाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे उसके पेरेंट के साथ। तो ये तो आपके समेटिव की तरह एक तरीके से हो गया। द लर्नर मोटिवेशन इज रेज, देखिए लर्नर का मोटिवेशन हमेशा रेज किया जाता है जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसी में ही, ठीक है, क्योंकि समेटिव इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेशन कम होता है, बल्कि डीमोटिवेशन कई बार ज्यादा हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो सही अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फियर ऑफ एग्जाम वगैरह जो ज्यादातर होता है वो बच्चे के अंदर सबमिटिव टाइप का जो एग्जाम होता है उसको लेकर के ज्यादा होता है। सो बच्चा मोटिवेट कहाँ पर होगा, मोटिवेट होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। सो बी, डी और एफ, बी डी एफ ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जो यूनिट टेस्ट है वो आपका पार्ट हो सकता है सबमिटिव का भी और इसका फॉर्मेटिव का भी। सो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जो टॉपिक थी, जो थ्योरी रह गई थी हमारी, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे तो बस ये कॉन्सेप्ट पूरा इजी हो जाएगा। क्राइटेरिया जैसे कि अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सपोज आईआईटी में एडमिशन लेना है फॉर पीएचडी, ठीक है, तो इन सभी जगह में कोई भी एग्जाम देना हो या कहीं पे भी जाना हो या बैंक पीओ का एग्जाम देना है, तो उनका कुछ ना कुछ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं ना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करने जाते हैं तो पहले हम पूछते हैं अच्छा इस एग्जाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब वो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, किसी में ग्रेजुएशन मांगते हैं, किसी में एज की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए या इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए, इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, इस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो इस तरीके की उनकी क्या होती है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया कि एक सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, वहां पे जाने के लिए। तो क्राइटेरिया क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्केल है जिसमें कि स्टैंडर्ड पैरामीटर होगा ना, जहां पे सेंटीमीटर मीटर चीजें इस तरीके से लिखी होंगी, इंच में लिखा होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो इस इमेज से आप क्या समझ रहे हैं, जहां पर बच्चे को एक स्टैंडर्ड से मेजर किया जाए, एक स्टैंडर्ड के मापन से देखा जाए कि बच्चा इस जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है क्या उतना है उसमें। अब मान लीजिए कि जो क्राइटेरिया था वो यहां तक इसको आना था, जो ये 9 वाला 9 सेंटीमीटर ना यहाँ तक आना था। अब बच्चा अगर वहां तक आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इसकी हाइट ठीक है, मतलब हो सकता है कि उसमें हाइट रिक्वायरमेंट हो, नेवी में जाना चाहता हो बच्चा। तो क्राइटेरिया से आप समझ गए कि जो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया सेट किया जाए किसी स्टैंडर्ड से, तो हो गया क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन,
अब बताती हूँ आपको कि क्या होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। जब आपके ही ग्रुप से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाए और उससे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में देखिए कि ये जो ग्रुप था इन्हीं में से एक बच्चे को निकाला और बता दिया कि देखो इतना होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम ये क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। ये रेफरेंस इस बच्ची की हाइट का रेफरेंस रख दिया कि इतनी हाइट जिसकी होगी उसको 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 लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन कि उसी ग्रुप से एक बच्चे को निकाला और फिर डिसाइड कर दिया कि ये है फिक्स और इससे आपको जो है इतनी हाइट जिसकी होगी बोलेंगे, इससे ज्यादा है तो भी चलेगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे जो 1 से लेकर के 5 तक है, मैंने ऐसे नाम दे दिया है। तो देखिए अब ये ब्लू लाइन से ऊपर जा रहा है, सो 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। जो 2 है ये ब्लू लाइन से नीचे है, सो 2 को नहीं करेंगे। 3 ये भी ब्लू लाइन पे आ रहा है, सो 3 को भी कर लेंगे। 4 इससे ऊपर जा रहा है, इसको कर लेंगे। और 5 इस स्टैंडर्ड, ये जो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन था उससे नीचे है, सो इसको भी नहीं करेंगे। सो आप इस फिगर से समझ पाए कि नॉर्म रेफरेंस जब एक ग्रुप से ही किसी एक बच्चे को निकाला जाए और उससे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए, ये रेफरेंस उसी से रेफरेंस लेकर के चेक किया जाए, तो वो हुआ नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, इसको मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे पर्पस क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल विद अदर स्टूडेंट और अ ग्रुप नोन एज रिलेटिव पोजीशन और रैंक। जैसे क्लास में 100 नंबर का कोई टेस्ट होना था, किसी के 90 आए और बाकी उसके बाद आने वाले जो भी, मतलब उसके बाद और जो बच्चे थे किसी के 80 आए, 85 आए, 60 आए, 70 आए, ऐसे ऐसे मार्क्स बच्चों के आए, तो जिसके भी 90 आए होंगे उसको 1 रैंक दे दिया जाएगा ना, जिसके 85 आएंगे उसको 2 रैंक दे दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे रेफरेंस किससे हुआ, उसी कक्षा से, उसी क्लास में आने वाले सभी बच्चों से कंपेयर किया गया, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। एंड क्राइटेरिया, नो कंपैरिजन इज पॉसिबल। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक दायरा रख दिया गया, इतने तक आते हो तो ठीक है। 55% अगर आपका है तो आपका यूजीसी नेट आपने क्लियर किया तो आप कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सो नो कंपैरिजन इज पॉसिबल विद अदर स्टूडेंट, ओनली स्टैंडर्ड ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डिफाइंड इन द रिलेटेड, जो भी हमारी टास्क होगा उसके लिए वो बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा। Population, this is organized on a vast population like a student, state and a region। और ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड एरिया, एक स्कूल तक ही सीमित रहेगा, एक फिक्स रहेगा ना। जैसे देखिए किसी अब आप आईआईटी में अगर जाते हैं पीएचडी करने के लिए तो वहां पे उनका मिनिमम जो परसेंटेज है वो मास्टर्स में 60% होना चाहिए, जबकि यूजीसी डिसाइड करता है कि 55% होना चाहिए यूजीसी के, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो, ठीक है। टाइम ऑफ यूज, अब जो नॉर्म रेफरेंस होगा वो कब लिया जाएगा, अब ये कब होगा, रैंक कब बताएंगे, जब टेस्ट हो जाएगा, मार्क्स चढ़ जाएंगे तभी तो रैंक बताएंगे, जब सबके मार्क्स आ जाएंगे तब रैंक बताएंगे। तो एट द एंड ऑफ द टर्म बताया जाएगा, ये हुआ नॉर्म रेफरेंस। और क्राइटेरिया कब होगा, कोई भी जो जिसमें आप किसी एग्जाम को देने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया क्या है इसका, तो ये तो पहले होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक कंडक्ट द क्लास एंड एग्जामिनेशन, ये ड्यूरिंग और या फिर उसके पहले होगा। सिमिलर विद अदर टेस्ट, अब इसको ये बताइए ये कब हुआ, एट द एंड। और एंड में क्या चीज होती है, समेटिव इवैल्यूएशन। और ये फॉर्मेटिव होगा क्योंकि ये ड्यूरिंग द क्लास हो रहा है और स्टार्टिंग में हो रहा है। नॉर्म रेफरेंस में और क्या बातें हैं, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम, इस टेस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कैसे होगा मतलब ये टेस्ट, तो ये कैसा हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑल टाइप जो होते हैं यूज किए जाएंगे। इट मेजर मोर जनरल कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये बहुत ही जनरल चीजों को कंपेयर करता है। जैसे टेस्ट हो रहा है क्लास में तो वहां पे क्या होगा, उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो टॉपिक होगा तो वो जनरल चीजों पे बात होगा। और यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक है कि 55% मार्क्स की जरूरत है अगर यूजीसी नेट का आपको एग्जाम देना है।
ये था आपका नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अचीवमेंट टेस्ट कौन सा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो बहुत ध्यान से इनको आप समझ लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट है? प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। और भी टेस्ट होंगे, उसे भी देख लेते हैं। सो प्लेसमेंट टेस्ट, अच्छा देखिए प्लेसमेंट टेस्ट कब होता है? जब आप बीटेक कर लेते हैं, सपोज कि अगर आप बीटेक करने गए हैं, बीटेक कर लिए हो, या एमबीए करने गए हैं तो एमबीए कर लिए हो, तो किसी कॉलेज में जब कोई कंपनी आती है तो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है ना, वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करें, आप प्लेस होने जा रहे हो किसी कंपनी में, जब आप नई चीजें ज्वाइन करने जा रहे हो तब होता है प्लेसमेंट टेस्ट, यानी बिफोर स्टार्टिंग कोई भी चीज है उसको स्टार्ट करने से पहले होता है। A placement exam or a placement test is designed to evaluate person pre-existing knowledge। अब अभी हमारे डिपार्टमेंट में आने से पहले इस बच्चे की क्या नॉलेज है, इसको चेक करने के लिए प्लेसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट क्या है? इट मेजर द स्टूडेंट एक्विजिशन ऑफ स्किल, कि कितना स्किल इसके पास है, कितना नॉलेज इसके पास है, अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू द मटेरियल, नॉट अ मेजर ऑफ पोटेंशियल टू लर्न एबिलिटी और एबिलिटी टू लर्न। यहाँ पर हमें ये नहीं चेक करना है कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, मतलब कितना ये लर्न कर सकता है, कितना ये सीख सकता है, ये नहीं चेक करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट अभी तक इसने क्या सीखा ये चेक करना है, इज द अचीवमेंट टेस्ट। नॉट अ मेजर वेदर द स्टूडेंट परफॉर्मिंग एप्रोप्रिएटली, ये नहीं चेक करना होता है कि स्टूडेंट सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये देखते हैं कि इसको आया या नहीं आया। Any test that measure accomplishment of individual after a period of training or learning, ये कब होता है? जब एक ट्रेनिंग के बाद, जैसे किसी कॉर्पोरेट में आप गए जॉब करने, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के बाद अचीवमेंट की हाँ इतने एम्प्लॉयज ने या इतने वर्कर ने ये चीजें सीख ली, इस मशीन को चलाना सीख लिया, तो दैट इज द अचीवमेंट टेस्ट। The type of ability of test is describe what a person learn has to do। दिस जो टेस्ट होता है उससे क्या पता चलता है कि जो जितना उसको सिखाया गया उसमें से वो क्या काम कर पा रहा है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में इसको यूज कहाँ पर करना होता है? तो मेजर व्हाट ग्रुप आर लर्निंग, कि जो ग्रुप है उसने क्या सीखा। मेजर द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन देने वाला जो था वो प्रॉपर था कि नहीं था, तो मेजर द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ डिफेक्ट इन व्हाट हैज बीन लर्न, ये असेसमेंट क्या करता है, वो फाइंड आउट डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करता है व्हाट हैज बीन लर्न, कि इसने क्या सीखा। इट मे यूजफुल फॉर डिजाइनिंग द रेमेडियल इंटरवेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड डेफिशिएंसी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए एप्टीट्यूड आपका अगर किसी ने कैट का एग्जाम सुना है तो आप वहां पे भी जानते होंगे कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका नाम ही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड जहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल का टेस्ट होता है, आपकी ब्रेन का एक्चुअली में कि टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो जो आपका पेपर 1 होता है वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहां पर लॉजिकल चीजों पे बात की जाती है, ठीक है। तो एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन कैंडिडेट कॉग्निटिव एबिलिटी और पर्सनालिटी। एक पर्सन की कॉग्निटिव यानी दिमाग की एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। द एक्सट्रीमली कॉमन इन द जॉब असेसमेंट एज दे कैन यूज टू प्रेडिक्ट लाइकलीहुड ऑफ द कैंडिडेट सक्सेस इन अ जॉब रोल। वो बेसिकली जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आपके उस जॉब से लगभग रिलेटेड होता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये बंदा इस जॉब के लिए फिट है या नहीं। जैसे यूजीसी नेट में भी आपको लगता होगा कि पेपर 1 आखिर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि पेपर 2 तो आपका कोर तो पेपर 2 है, आप वही पढ़ के आते हो हमेशा। इतने अपने बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी आप पेपर 2 पढ़ते हो, तो आपसे पेपर 2 पूछना चाहिए। बट जो पेपर 1 है वो कॉमन रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आगे जो आपकी पीएचडी जो स्टार्ट होती है वहां पर आपको कई सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे जो राइटर होंगे अच्छे जर्नल के,
पेपर होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द पीएचडी भी आपको जो है लैब वगैरह मिलती हैं, वो आपको लेना होता है, कभी कभी टीचिंग भी करनी होती है, और आफ्टर पीएचडी भी आपको टीचिंग ही करनी होती है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो और जैसे कि आपसे स्टैटिस्टिक रिसर्च वगैरह इसलिए पूछा था क्योंकि आपको आगे चल करके रिसर्च ही करना होता है। सो कहीं ना कहीं जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो उस जॉब से, उस फील्ड से थोड़ा रिलेटेड होता है, बट यहाँ पर बेसिकली फोकस किस पे होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस होगा। मैंने यहाँ पर ये इमेज इसलिए लगाई है जिससे कि आप ये क्लियर कर पाए कि क्या एक्चुअली में, जैसे ये भी एक एप्टीट्यूड ही हुआ, ठीक है। इस तरह का एप्टीट्यूड एसएससी के एग्जाम में आपको मिलता होगा देखने के लिए। नाउ वी मूव ऑन, नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, प्रोफिशिएंट वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रोफिशिएंट, वो किस चीज में प्रोफिशिएंट है, मतलब वो किस चीज में बहुत अच्छे से बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, अच्छे से वो चीज उसको आती है, तो ये होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे ज्यादातर ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, और इसके लिए जो एग्जाम होते हैं वो आइलेट और टॉफल के एग्जाम होते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज इवैल्यूएट पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। आइलेट एंड टॉफल आर द एग्जांपल ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे उसकी लिसनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। लर्नर फोकस ऑन नैरो प्रिपेयरिंग द टेस्ट टाइम। जब लर्नर होता है वो नैरो चीजों पे ही फोकस करता है, जब इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है तो वो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज पे ही काम कर रहा होता है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इन चीजों पे फोकस करता है। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। इट टेल अस व्हाट अ पर्सन कैन डू। अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या आया है, मैक्सिमम, तो क्या हो गया, मैक्सिमम एक पर्सन कितना काम कर सकता है। इट टेल अस व्हाट अ पर्सन मैक्सिमम कैन डू। टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, दीज असेस द इंडिविजुअल्स एबिलिटी परफॉर्मेंस इफेक्टिव अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपना टाइम टेबल बनाते होगे, तो कभी आपको लगता होगा कि हाँ, अगर मैं प्रॉपर अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलूं तो मैं 6 आवर पढ़ सकता हूँ, दैट इज रीजनेबल फॉर मी। अगर मैं किसी भी दिन नॉर्मली अपने टाइम पे उठती हूँ, टाइम पे ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मैं टाइम से अपना पूरा रूटीन फॉलो कर लेती हूँ और बहुत ही प्रोडक्टिव होकर के मैं 6 आवर प्रॉपर स्टडी कर पाती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस ऑन दीज टेस्ट विच इंक्लूड एबिलिटी, कि आप कितना एबल हो उस चीज को करने के लिए, ठीक है। एटीट्यूड टेस्ट, एंड इट कैन बी जज राइट और रॉन्ग, और ये भी जज करता है कि ये सही है या गलत है। द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द टेस्ट पॉसिबल और अ मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इसलिए होता है ताकि बच्चे की मैक्सिमम वो कितना काम कर सकता है ये पता लगाया जा सके, ठीक है। अब इसी के अपोजिट में आपका आता है टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, इसको भी ध्यान से देखिएगा। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट आर concerned with assessing how people act at their day-to-day job, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, जो 6 आवर का हमने टाइम टेबल बनाया था वो हमें पहले दिन तो लगा कि हाँ ठीक है, मैं 6 आवर पढ़ पाती हूँ और ये सही है टाइम टेबल, बट 3 दिन बाद पता चलता है कि यार मैं तो मैक्सिमम, मतलब मैं जितना एफर्ट कर रही हूँ उस हिसाब से रेगुलर जितना मेरा हो पा रहा है, दैट इज दी 4 आवर। तो ये जो 4 आवर हुआ ना, ये हुआ आपका टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, कि मैक्सिमम तो आपने 6 घंटा डिसाइड किया था, बट रेगुलर वे में जितना आप कर पा रहे हो, ये है आपका टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। दे कैन बी कंट्रास्टेड विद, ये कंट्रास्टेड है आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट से, ठीक है। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट इज हाउ एम्प्लॉय परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस, व्हाइल मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट हाउ अ परफॉर्मेंस इज एक्सर्टिंग, मतलब मैक्सिमम एफर्ट वो कितना दे सकता है। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए एक लेबर है, समझ लीजिए, जो जैसे देखते होंगे आप लोग जूट वगैरह का काम करते हैं, तो पता चला कि उसने कि वो एक दिन में मैक्सिमम पूरा अच्छे से एफर्ट करता है तो 6 पीस कैप बना लेता है, बट रेगुलर वो देखता क्या है कि मैं नॉर्मली, तो मैं अगर नॉर्मल तरीके से चलता हूँ तो 4 ही बन पाते हैं,
तो ये हुआ आपका टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट और ये हुआ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज हियर प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो मैं इसे भी आपको बता देती हूँ। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ टेस्ट इज प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रोग्नोज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर या उसके नॉलेज को। तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट जो कि फ्यूचर की चीजों को आज बताया जा सके, जिसके बेसिस पे हम कुछ बता रहे हैं। तो prognostic test is intended to use prognose or predict of future success in specific subject of the school and curriculum। ये हुआ prognostic test। फ्यूचर के लिए जब हम कुछ प्रेडिक्ट कर पाए उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? आज prognostic टेस्ट करेंगे। They also frequently test some of the aptitude factor that are not directly depend upon the previous training or specific topic, जो कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं होगा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या फिर ट्रेनिंग पे, ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीजों पे पूरा का पूरा डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाएगा और उससे बताएंगे हम फ्यूचर के बारे में। तो ये हुआ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। अब जो अभी हमने जो टॉपिक किए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेस्ट, इसमें से टेस्ट आइडेंटिफाई करना है जो भी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च। तो मैक्सिमम वाला था, यानी कि 6 आवर स्टडी वाला जो टाइम टेबल था ना, वो देखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट है? पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है वहां पर क्या आता है? एप्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड देखा जाता है। इसमें उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, वो राइट है या रॉन्ग है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। सो इसमें से क्या होगा? पहले बात तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एप्टीट्यूड आपके एफ और यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब ई क्या है? इंटेलिजेंस। हाँ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। सो ई भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, सी चेक कर लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, उसके अचीवमेंट को भी चेक किया जाएगा। इसका आंसर सी ई एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो प्रोजेक्टिव, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। अभी आपको बताया एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिलो द लिस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हैं परफॉर्मेंस की बाय अ टीचर। विच एक्टिविटीज आर नर्चर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? कौन से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा है? तो गिविंग मास्टरी टेस्ट, मास्टरी लेवल का टेस्ट तो आपके समेटिव में होता है, ठीक है। कंडक्टिंग क्विज सेशन, ये आपका होता है फॉर्मेटिव का। इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम, ये तो आपके समेटिव का हिस्सा है। प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग, टीचिंग के साथ साथ कौन सा चलता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये भी आपके फॉर्मेटिव का हिस्सा है। सो 2, 4 और 5, 2, 4, 5 आपके ऑप्शन सी में है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज कंपेयर विद अनदर स्टूडेंट। अच्छा, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए। कंपैरिजन कहाँ पर होता है? क्राइटेरिया में, डायग्नोस्टिक में, समेटिव में या नॉर्म में? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में ही कंपेयर करते हैं। क्राइटेरिया में तो एक बता था ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना, तो ये था नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वाला। अब ये दो सेट है, इनको मैच करना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है एंड नॉर्म रेफरेंस जो है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये फ्रेंड्स अभी मैंने आपको नहीं कराया है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, बट मैं अभी आपको समझा देती हूँ। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है जब टीचिंग के साथ साथ उसका इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूएशन में किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए बच्चे को, तो वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। करेंगे बात इस पे आने वाले सेशन में। तो फर्स्ट क्या है? इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स रेगुलरली। जब रेगुलरली यानी कंटिन्यूअस जो है इवैल्यूएशन हो रहा है, ये आपका होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक, एक सर्टेन यार्डस्टिक के बेसिस पे टेस्ट हो रहा है। तो ये आपका कैसा होगा? एक
एक यार्ड स्टिक फिक्स कर दी गई और उससे आपको चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। एक फाइनल लर्निंग आउटकम आपका किस में आता है, समेटिव में, सो इसका बी हो जाएगा। क्विजेस एंड डिस्कशन, क्विजेस किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव का पार्ट होता है, ठीक है। तो ए का 4 और बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, सो आंसर इज ए। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही और आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मोटिवेट रहिएगा। पूरे सेशन में प्रॉपर आप अच्छे से इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ पाएं, अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएं। अगर अभी भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और मैं आपके लिए इसी तरह के बेनिफिशियल वीडियो हमेशा लाती रहूंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मोटिवेट रहें। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें, बहुत अच्छा आपका दिन जाए। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।